presents दस्तक। नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। सरकार जिस रफ्तार से चल रही है, बीते 72 घंटों में सीधे कहें तो स्पीड 300 पार है। बुलेट ट्रेन होती तो बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ चुकी होती। सरकार है, लेकिन जिस रफ्तार से चल रही है, जाहिर है सरकार के जहन में बहुत कुछ है। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अब चाहते हैं कि एक खाका देश के सामने उभर कर आए, उसके लिए दूसरी कैबिनेट में नजारा आज खुलकर सामने आ गया। लेकिन ये रफ्तार है क्या, और इसमें वो कौन से पड़ाव हैं जिसमें लगता है कि आवाज आती है थांबा, यानी रुकिए, ये भी बताएंगे आपको। तो आइए इस बुलेट रफ्तार, मोदी सरकार बुलेट रफ्तार की शुरुआत करते हैं। दरअसल तारीख धीरे धीरे बीत रही है और नई तारीख आ रही है, तो ऐसे में अब संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है 4 से 11 जून। 4 और 5 जून को सांसद शपथ लेंगे। 6 जून को क्या होगा? 6 जून को स्पीकर का चुनाव होगा। स्पीकर के लिए कई नाम है, उसमें सुमित्रा महाजन का नाम फिलहाल सबसे आगे चल रहा है। 7 और 8 जून शनिवार रविवार छुट्टी का दिन। 9 जून को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और उसके बाद 10 और 11 जून को अभिभाषण पर शुक्रिया यानी वोट ऑफ थैंक्स जिसे कहते हैं। 12 जून के बाद मंत्रिमंडल विस्तार। जरा ध्यान दीजिए, अभी सरकार में बहुत सारे मंत्रियों ने आज ही अपना कार्यभार संभाला और 12 जून के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की खबर भी सामने आ गई। तो किस दृष्टि से सरकार चल रही है, बात इस पर आज जरूर होगी। और उसमें आज कौन सा मंत्र निकल कर आया जो बता रहा है कि दरअसल ये बुलेट रफ्तार है। लेकिन इन सब के बीच कुछ सवाल अनसुलझे हैं। ये सवाल दरअसल पदों को लेकर है, ये सवाल दरअसल सरकार और पार्टी दोनों को लेकर है। ये सवाल इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से चाहते हैं काम हो, और दूसरी तरफ संघ परिवार क्या सोच रहा है, इसको लेकर भी है। तो पहली रिपोर्ट इसी पर। रक्षा मंत्री की खोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करनी है और बीजेपी के अध्यक्ष की खोज संघ परिवार को करनी है। लेकिन दोनों ही खोज में दोनों की ही सहमति होनी चाहिए। इसीलिए रक्षा मंत्री होगा कौन, यह सवाल बीतते वक्त के साथ सरकार के लिए कहीं ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। वहीं अध्यक्ष को लेकर भी आरएसएस के लिए परिस्थितियां लगातार उलझ रही है। फैसला जल्दबाजी में होना नहीं चाहिए, यह आरएसएस का विचार है। और रक्षा मंत्रालय कभी भी वित्त मंत्री के पास रहता नहीं, यह सरकार चलाने वाले अब खुले तौर पर मान रहे हैं और कह भी रहे हैं। यानी फैसला यहां पर तुरंत हो। तो दोनों पदों को लेकर फार्मूले कई हैं। पहला फार्मूला आडवाणी कैंप का है। अगर लाल कृष्ण आडवाणी स्पीकर बन जाएं, तो मुरली मनोहर जोशी रक्षा मंत्री हो जाएंगे। दूसरा फार्मूला आडवाणी विरोधी कैंप का है। सुरेश प्रभु को बीजेपी में शामिल कराकर रक्षा मंत्री बना दिया जाए। लेकिन यहां संघ की हरी झंडी चाहिए, क्योंकि सुरेश प्रभु शिवसेना में पहले थे और अब शिवसेना छोड़ चुके हैं और शिवसेना इससे रूठ सकती है। वहीं तीसरा फार्मूला सत्ता के गलियारे का है। अरुण शौरी को रक्षा मंत्री बना दिया जाए। हालांकि अरुण शौरी का नाम योजना आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर भी लिया जा रहा है। और इसी के समानांतर एक चौथा फार्मूला भी चल निकला है। जसवंत सिंह को वापस बीजेपी में ले लिया जाए और यशवंत सिन्हा को बीजेपी की सत्ता के मुख्य धारा में ले आया जाए। लेकिन ये सभी अभी फार्मूले ही हैं और किसी भी नाम पर आखिरी मुहर संघ से चर्चा के बाद ही लगेगी। लेकिन संघ की चिंता रक्षा मंत्री से कहीं ज्यादा बीजेपी के अध्यक्ष पद को लेकर है और वहां 3 नाम बहुत तेजी से उभरे हैं: जेपी नड्डा, ओम माथुर, अमित शाह। और इन 3 चेहरों में कौन बीजेपी का अध्यक्ष होगा, इस पर संघ पहले बीजेपी के भीतर सहमति चाहता है। लेकिन यहां सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि बीजेपी के भीतर और क्या बाहर, वहां तो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की ही तूती बोल रही है। तो अध्यक्ष बनने की कतार के तीनों चेहरे मोदी की पसंद ही माने जा रहे हैं। जाहिर है ऐसे में संघ अभी खामोश है, क्योंकि सरकार और पार्टी को वो एक कतार में खड़ा देखना नहीं चाहता। लेकिन दूसरी तरफ सरकार और पार्टी का फार्मूला पहली बार साथ साथ चल निकले, इसे नरेंद्र मोदी मानकर चल रहे हैं। इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल दोनों पद खाली पड़े हैं, रक्षा मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष पद का पद। ये रास्ता जाता किधर है, ये रास्ता जाएगा किधर, इंतजार करना होगा। संसद का विशेष सत्र और उसके बाद विस्तार तक तो रुकना होगा। और विस्तार को लेकर साथी दल, सहयोगी दल, गठबंधन दल जो कहिए, उनमें एक तरह की हड़बड़ी भी है। जो मोदी जी ने काम शुरू किया है उसमें सहभागी होने की इच्छा है और इसीलिए मैं तो चाहता हूँ कुछ ऐसा एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। जैसे हमने अब ये डिपार्टमेंट एक चुनौती के रूप में उसका स्वीकार किया है, लेकिन लोगों का काम
जिसमें अच्छी तरीके से हम कर सके, ऐसा ही एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। और कल जो मेरी बात हुई प्रधानमंत्री जी से काफ़ी अच्छी रही और इसीलिए हमने तो काम की शुरुआत की है। ध्यान दीजिए तो इस दौर में परिभाषाएं बदलने लगी हैं, बताने के तरीके बदलने लगे हैं। अच्छा विभाग चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। एक दौर में कहा जाता था मलाईदार मंत्रालय चाहते हैं, इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। तो क्या इस दौर में वाकई नकेल इस रूप में कसी जा रही है जिसमें आपको काम करना होगा क्योंकि दबाव सामने है? यह दबाव क्या है? यह दबाव कौन सा था? दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान जो मुद्दे उठ रहे थे उस पर सीधे इस वक्त सरकार नहीं कर रही है, बावजूद इसके बुलेट रफ्तार से चल रही है, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से कहने की हिम्मत सरकार जरूर जुटा रही है और कह भी रही है। जरा देखिए वो कौन से मुद्दे थे जो चुनाव के वक्त हमसे और आपसे टकराते थे, वो कौन से मुद्दे हैं जो इस वक्त उन मुद्दों से इतर नए तरीके से गढ़ने की कोशिश हो रही है और आज गढ़ा गया कैबिनेट की बैठक में। महंगाई, रोजगार, भ्रष्टाचार, कालाधन। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगाहों में यही 4 मुद्दे हैं जिनके आसरे सरकार की साख बननी है, क्योंकि इन्हीं मुद्दों की पीठ पर सवार होकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद तक जा पहुंचे। लेकिन सीधे इनका नाम लेकर सरकार अभी से जनता के सामने सरकार का ना तो कोई एजेंडा रखना चाहती है और ना ही जनता को उन दिनों को गिनने की स्थिति में लाना चाहती है जिसके जरिए जनता ये सोचने लगे कि अब वाकई महंगाई, रोजगार, भ्रष्टाचार और काले धन को लेकर दिए गए वादे कब पूरे होंगे और अगर पूरा होने में देरी हो रही है तो क्यों हो रही है। शायद इसीलिए महंगाई की जगह अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना है, यह नारा अब सरकार लगा रही है। रोजगार की जगह इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के साथ योजनाओं को पूरा करने पर जोर देने की बात सरकार ही कर रही है। भ्रष्टाचार की जगह सुशासन और सरकार चलाने में पारदर्शिता का जिक्र अब मोदी सरकार करने लगी है और काला धन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी के गठन का ऐलान कर दिया गया। तो क्या नरेंद्र मोदी इस सच को समझ चुके हैं कि चुनावी प्रचार में मुद्दों का जिक्र तो किया जा सकता है, लेकिन मुद्दों को पूरा करने के लिए समूची सरकार को एक तार में पिरोना जरूरी है। इसीलिए पहला कदम हर मंत्री को 100 दिन के प्लान के दायरे में लाना जरूरी है। ऐसे में अगर लक्ष्य सामने नहीं होगा तो फिर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना भी मुश्किल हो जाएगा। ध्यान दें तो प्रधानमंत्री मोदी ने बेहद बारीकी से उन 2 भारत को जोड़ने की शुरुआत दूसरी कैबिनेट की बैठक में ही दिखला दी, जिनके बीच खाई बेहद चौड़ी है। एक तरफ न्यूनतम को पूरा करने का लक्ष्य यानी सड़क, बिजली, पानी, इलाज और शिक्षा है, जिसका जिक्र आज किया गया, तो दूसरी तरफ विकास की वो धारा जिसके जरिए देश का 20 करोड़ उपभोक्ता बेचैनी से अपनी जेब भी देख रहा है और चकाचौंध भी चाहता है, यानी अटकी योजनाएं, विदेशी निवेश की संभावनाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, जिसका जिक्र आज की कैबिनेट में हुआ। जाहिर है तीसरे दिन ही हर मंत्री के लिए जिस तरह मोदी मंत्र सामने आया है, उसने इसके भी संकेत दे दिए हैं कि अगले 100 दिनों में अपनी पहली रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के मूड में प्रधानमंत्री आ चुके हैं। और जो मंत्री 100 दिन बाद इस रिपोर्ट कार्ड में फिट नहीं बैठेगा, उसका ग्रेड प्रधानमंत्री मोदी खुद तय करेंगे। यानी सरकार चल पड़ी है और अब मंत्री और नौकरशाहों को भी रुकना नहीं है। कम से कम पहले 3 दिन का नजारा तो यही है। आज तक ब्यूरो। पहले 3 दिन में जो बात दरअसल निकल कर आ रही है संकेत के तौर पर, वो कहीं नहीं जा रही है। मसलन मंत्री जो संभाल चुके हैं मंत्रालय, अब उन्हें काम करना है, बोलना कम है या बोलना नहीं के बराबर है। यह पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति, नौकरशाह लगातार, याद कीजिए तो मनमोहन सिंह सरकार के दौरान कहीं ना कहीं अपने आप को इस रूप में महसूस कर रहे थे कि अगर वो किसी भी फाइल पर चिड़ियां बैठाते हैं तो उनके लिए आफत आ सकती है, क्योंकि 2G मामले में नौकरशाह भी जेल गए। CWG का मसला हो, वोडाफोन का मसला हो, कोयला घोटाले का मसला हो, याद कीजिए तो उस पूरे दौर में ब्यूरोक्रेसी सिमट गई थी अपने आप पे। इस बीते 3 दिनों में लगातार इस बात पर जोर दिया गया नौकरशाही को खुलने देना चाहिए, नौकरशाही अपने तरीके से, इनोवेटिव तरीके से काम करे। और इतना ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया हो या दूसरे माध्यमों से जो जो नए विचार आते हैं उनको आने दिया जाए। ये सारी परिस्थिति बताती है कि रफ्तार बुलेट पकड़ी रहे या दिखाई देती रहे, इस दिशा में जोर बहुत ज्यादा है। यही वजह भी है कि आज कैबिनेट की बैठक के बाद वेंकैया नायडू निकल कर आए, 2 बातें बहुत साफ तौर पर कही उन्होंने। पहला 100 दिन में हर एक मंत्री अपना अपना टाइम टेबल तय करे, प्राथमिकता क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी, और जो इश्यूज पेंडिंग है डिपार्टमेंट में, पुराना सरकार के कारण से हो और भी कारण हो, उसको प्रायोरिटी देके तुरंत उसका समाधान करने के लिए प्रयास करना चाहिए। गवर्नेंस, सुशासन, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इसके ऊपर लोग प्राथमिकता से
ध्यान देना चाहिए। दूसरा विषय उन्होंने कहा डिलीवरी इज इम्पोर्टेंट। और तीसरा विषय उन्होंने कहा उसके साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन। संकेत बहुत साफ है, जिस रूप में सरकार काम करे उसमें वो मसला राजीव गांधी के दौर से लेकर राहुल गांधी तक की बात का जिक्र ना हो कि दरअसल हमने नीतियां बना दी, लागू नहीं हो पा रही। लागू हो पा रही हैं तो उसका कहीं असर नजर नहीं आ रहा है, असर हो रहा है तो दिखाई नहीं दे रहा। ये सारी स्थितियां नहीं चलेंगी। लेकिन सवाल इन सब से आगे का, इन सब के बीच एक विपक्ष होना चाहिए जो विपक्ष लापता है, गायब है। जनादेश ही ऐसा आया है। और इन सब के बीच किसे पता था कल तक राहुल गांधी जिनके हीरो थे उनमें से कोई नेता उन्हें जोकर भी कह देगा। बड़ा असंभव सी बात है। लेकिन केरल के एक विधायक मंत्री ने इस बात का जैसे ही जिक्र किया उसे सस्पेंड तो कर दिया गया, लेकिन वो कह कर निकल गया। और इन सब के बीच राहुल गांधी खुद क्या कर रहे हैं? केरल के कांग्रेसी नेता मुस्तफा को लगता है कि राहुल गांधी जोकर हैं और खुद वडोदरा से हारे यूपी के प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री हार का जिम्मा अपने सर पर लेने को तैयार है। यानी वो खुद को जोकर तो नहीं लेकिन हारा हुआ सेनापति जरूर मान रहे हैं। और राहुल गांधी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच युवा कांग्रेसियों से अपना हौसला बढ़वा रहे हैं या फिर हौसला अफजाई कर रहे हैं, यह सवाल अब भी अनसुलझा है। सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस में संघर्ष और सत्ता के बीच अभी भी लकीर खासी मोटी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी कम उम्र में युवा कार्यकर्ता संघर्ष की बात कर रहा है और इस आवाज से बेखबर कांग्रेस का ही एक दूसरा युवा नेता मोबाइल में खोया हुआ है और कैमरा देखते ही सचेत भी हो जाता है। वहीं पीछे की कतार में मोबाइल का मजा भी जारी है। तो फिर राहुल गांधी कौन सी राजनीति का कौन सा ककहरा पढ़ाएं जिसके जरिए कांग्रेस अपनी खामियों को समझे, या फिर अपने ही खामियां बता रहे हैं और अपनों में ही खामी है। शायद इसीलिए पहली बार इस बैठक में सवाल उठा कि यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई चुनाव पैसों के दम पर भी जीते जाने लगे हैं। पहली बार यह सवाल उठा, काबिल युवाओं को जगह नहीं मिलती, नेता पुत्रों की एंट्री बेहद आसान है। और यह सवाल भी उठा कि वरिष्ठ नेता यूथ कांग्रेस के नेताओं या कार्यकर्ताओं को तो तवज्जो देते ही नहीं। अब सवाल यह है कि दरअसल अगर कांग्रेस सो चुकी है तो वो जागेगी कैसे, और अगर वो जाग गई तो वो देश को कैसे जगाएगी? यह सवाल अनूठा है। शायद इसीलिए कोई राहुल गांधी को जोकर कहने से नहीं कतरा रहा और कोई राहुल की ढाल बनकर सारी जिम्मेदारी खुद ही लेने से नहीं कतरा रहा। राह आसान नहीं है, कांग्रेस नींद में है। बंद कमरों में बैठकों से, तालियों की गड़गड़ाहट से और मुस्कुराकर पानी पीने से भी ये नींद टूटने वाली नहीं। तो आखिर कांग्रेस की नींद टूटेगी कैसे, और टूटेगी तो देश को जगाएंगे कैसे? ये सोचना भी शहजादे को ही है, क्योंकि सत्ता में मोदी हैं। दिल्ली से कैमरामैन विनोद शिकारपुरी के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। सत्ता में मोदी हैं और बुलेट रफ्तार से सरकार चलना चाह रही है। वजह भी यही है कि कल तक सिर्फ सार्क देशों के प्रमुखों की बात हो रही थी और आज ये बात आगे निकलकर चीन तक जा पहुंची है। चीन के साथ कैसे रिश्ते होने चाहिए, सामरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर। चीन के राष्ट्रपति को भारत आना चाहिए, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए, बाजार, व्यापार, सारे रास्ते खुलने चाहिए, क्योंकि इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री ये चाहते हैं। जी, आज टेलीफोन पर बात हुई और टेलीफोन पर बातचीत के बाद जो निकल कर आया उसने इस सच को बतलाया कि पहली बार भारत महसूस कर सकता है कि अब बराबरी के तौर पर चीन को देखा जा रहा है। सत्ता संभालने के तीसरे दिन ही टेलीफोन की घंटी घनघनाई है और चीन से बात हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में 1 साल से ज्यादा का वक्त लग गया था। पीवी नरसिम्हा राव के वक्त में तो 2 साल लग गए थे। स्थिति अनुकूल हो रही है और इन सब के बीच कहीं ना कहीं किन्हीं की मुश्किल भी बढ़ रही है। रॉबर्ट वड्रा, जी, रॉबर्ट वड्रा का मसला जमीन से बात आगे है। गृह मंत्रालय अब करेगा सुरक्षा की समीक्षा। इसलिए करेगा क्योंकि इन्हें जो सुरक्षा दी गई है एसपीजी की, उस पर जरूरत है या नहीं है। जेड+ सिक्योरिटी है उन्हें अभी वाड्रा को, और ये जेड+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए या नहीं चाहिए। 25 वीआईपी की सुरक्षा की समीक्षा होगी, उसमें रॉबर्ट वड्रा भी एक है। तो कहीं ना कहीं ये एक स्थिति इस देश के भीतर पहली बार सरकार का नजरिया राष्ट्रपति के अभिभाषण में ही नजर आएगा, क्योंकि 4 तारीख से संसद का विशेष सत्र है। 4 को सत्र है और 4-5 को सांसद शपथ लेंगे। 6 तारीख को स्पीकर की बात हो रही है। 7-8 चूंकि छुट्टी का दिन, शनिवार रविवार की बात है। 9 जून को राष्ट्रपति का अभिभाषण है। उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स जो होता है वो 10 और 11। 12 तारीख का दिन रिजर्व रखा गया है कि अगर जरूरत हो तो। लेकिन इसके तुरंत बाद मंत्रिमंडल विस्तार का भी जिक्र हो गया, यानी लोग अभी
45 मंत्रियों को लेकर समझ रहे हैं परिस्थिति को। हम एक चीज़ और आपको बता दें, हमारे पास एक दस्तावेज है। उस दस्तावेज के मुताबिक इस मंत्रिमंडल में एक दो नहीं बल्कि 17 ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने एलएलबी किया हुआ है। गिनना शुरू कर सकते हैं। सुषमा स्वराज, जेटली, नितिन गडकरी, वेंकैया नायडू, सदानंद गौड़ा, गोपीनाथ मुंडे, रामविलास पासवान, कलराज मिश्र, अनंत कुमार, रविशंकर, राव इंद्रजीत सिंह, संतोष गंगवार, सोनवल, सर्वानंद सोनवल, पीयूष गोयल, राधाकृष्ण, किरण रिजिजू जो अरुणाचल से आते हैं, सभी एलएलबी है। बहस तो इस पे होनी चाहिए थी। बहरहाल मंत्रिमंडल विस्तार है तो वजह क्या है इसकी, चलते चलते सुनते चलिए।